नए भारत की संकल्पना में अगर आप यह वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनिल शारदा है और आप द पंचायत देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने जात पात और धर्म संप्रदाय से ग्रस्त पूर्वाग्रहों को घर की किसी ऊंची सी खूंटी पर टांग दें, क्योंकि जिन लोगों की बात यहाँ होने वाली है वो इन्हीं दुराग्रहों और पूर्वाग्रहों का शिकार होने की वजह से एक लंबे अरसे से अपनी माँओं, बहनों और परिवार वालों से दूर जेलों की चारदीवारी में अपने शरीर और जमीर में रीढ़ रखने का भुगतान कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो अच्छा है, जीडीपी 5 ट्रिलियन हो गई है, बुलेट ट्रेन आ चुकी है, सबके साथ के साथ सबका विकास हो रहा है, तो पूर्वाग्रह किस बात का। तो आपको यही बताना चाहता हूं कि इन मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसी तथाकथित खूबसूरत कल्पनाओं से परे, राजनीतिक कुंठाओं से परिपूर्ण जातिगत और सांप्रदायिक दुराग्रह और दुर्भावना मौजूदा दौर में इस देश में सत्य के तौर पर स्थापित हो चुकी है। और यही आज का सत्य है। जिस देश ने आंदोलनों के दम पर ही अपनी आज़ादी हासिल की, उसी देश में अपनी बात रखना या दंगाई मानसिकताओं के बीच शांति की बात करना भी एक गुनाह माना जाएगा। ऐसा आज़ादी की किसी भी सिपाही ने अपने मन में कभी सोचा होता तो शायद ये आज़ादी आज मिली नहीं होती। मैं आपके सामने कुछ नाम गिनाऊंगा और उनसे जुड़ी कुछ बातें भी करूंगा, जिसके बाद आपको यह तय करना है कि क्या आज़ाद भारत में अपने जिंदा होने का सबूत देना उनका इतना बड़ा गुनाह था कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं इस सिलसिले को। बात अच्छे दिनों के मौजूदा दौर की ही करते हैं, जब 15 अक्टूबर 2016 को देश के सबसे प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी कर रहा एक लड़का अचानक गायब हो जाता है, जिसकी इस देश को आज तक कोई खबर ही नहीं मिली। जिंदा है कि मर गया किसी को नहीं पता। उसकी माँ किस हालत में है किसी को नहीं पता। पूरा देश जानता है कि क्यों राजनीति, मीडिया और तमाम विद्वान उस माँ के दुख से बेपरवाह हो गए हैं, क्योंकि उसके बेटे का नाम मुजीब था। जी हाँ, मुजीब था। और इससे भी ज़्यादा कमाल की बात यह है कि सीबीआई इस केस की फाइल को क्लोज कर चुकी है। मुजीब नाम सुन के आपके अंदर अभी जो अचानक से वैचारिक ढलान बनी है ना, उस पर अभी मत फिसलिएगा, क्योंकि अभी ऐसे कई नाम हैं जिनको उर्दू नाम होने की वजह से, और उर्दू नाम ही नहीं तो दंगाई मानसिकताओं के बीच शांति और सद्भाव की बात करने की सजा मौजूदा दौर के नए भारत में मिली है। उमर खालिद, इस नाम पर तो क्या ही लिखा जाए और क्या ही कहा जाए। ये नाम आज से या बीते 1-2 साल से नहीं, बल्कि उस वक्त से सुर्खियों में है जब 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों का शोर पूरे देश में गूंजा था। उस वक्त उमर ने अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि मेरा नाम उमर खालिद है, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूं। मगर अफसोस कि इस देश की न्यायपालिका, पुलिस और राष्ट्रवादी सरकार के सामने अपना यही वाक्य सही साबित करने के लिए उमर खालिद जेल की चारदीवारी में एक ऐसा संघर्ष कर रहा है जो असल में उसकी नियति नहीं थी। बीते साल 13 सितंबर 2020 को उमर खालिद को दिल्ली दंगों में हिंसा भड़काने और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली कोर्ट ने पुलिस कस्टडी के दौरान परिवार से मिलने की उमर खालिद की अर्जी को भी नामंजूर कर दिया। यानी कि जिस देश की जेल में रहकर हत्या के आरोपी किसी ओलंपियन के लिए सारे इंतजाम हो सकते हैं, वहीं एक आम नागरिक को अपने परिवार से मिलने तक की भी अनुमति नहीं दी जा सकती, वो भी पुलिस कस्टडी में रहते हुए कहीं बाहर नहीं। बीते दिनों उमर खालिद को लेकर हुई सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि आपके पास क्या आधार या क्या सबूत है जिनसे आप आरोपी की गिरफ्तारी को सही साबित कर रहे हैं, पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि जी, हमने तो चैनल पर चली इसके भाषण की एक वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया था। इसके बाद जब चैनलों से पूछा गया कि आपको वो एडिटेड वीडियो कहां से मिली, तो चैनल मालिकों का जवाब था कि साहब, हमने तो भाजपा आईटी सेल के हेड यानी कि अमित मालवीय के ट्विटर अकाउंट से वो वीडियो उठाया था। बताइए, कहीं से वीडियो उठाकर किसी की गिरफ्तारी हो जाती है और यूएपीए भी लग जाता है। इसके आगे का गणित समझने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। चैनल की तरफ से दिए गए बयान से ही आप समझ सकते हैं कि उमर खालिद बीते 1 साल से किस षड्यंत्र के चलते जेल में बंद थे और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थीं। मिरान हैदर, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्कॉलर, जो कि सीए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के पास होने के बाद जामिया मिलिया कोऑर्डिनेशन
कमेटी का हिस्सा रहे, सरकार द्वारा पास किए गए नागरिकता कानून के विरोध में सड़कों पर भी रहे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मीरान की गिरफ्तारी होती है 1 अप्रैल 2020 को और आरोप लगाए जाते हैं कि वो दिल्ली दंगों में सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले लोगों में शामिल थे। पुलिस या सरकार किसी के पास ये बताने या ये दिखाने की कोई पुख्ता वजह नहीं है कि आंदोलन के इतने दिन बाद भी हैदरी की गिरफ्तारी एक ऐसे केस में क्यों हुई जहां इसकी भागीदारी साबित भी नहीं की जा सकी है। आसिफ इकबाल तन्हा द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ जामिया से ही फारसी भाषा में बीते साल अपना 3rd ईयर कर रहे थे। 15 दिसंबर 2019 को जामिया में हुई हिंसा से जुड़े एक केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें 16 मई 2020 को गिरफ्तार किया। हालांकि अभी कुछ वक्त पहले कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन इस बात की जवाबदेही के लिए कोई भी नज़र नहीं आता कि एक गिरफ्तारी से लेकर बेगुनाही साबित होने तक के दौर में बर्बाद हुए उसकी ज़िंदगी के उस अहम वक्त की भरपाई कौन करेगा, जिसमें वो कुछ हासिल कर सकता था, जिसमें वो अपनी पढ़ाई कर सकता था या एकेडमिक्स के क्षेत्र में कुछ योगदान दे सकता था। नताशा नरवाल और देवांगना कलिता रेप कैपिटल के नाम से बदनाम हो चुकी दिल्ली में छात्राओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले पिंजरा तोड़ संगठन से जुड़ी एक्टिविस्ट, इन दोनों को भी बीते साल यूएपीए लगाकर दिल्ली दंगों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पूरे 1 साल तक दिल्ली पुलिस कोई आरोप साबित नहीं कर पाई और 15 जून 2021 को आसिफ इकबाल समेत इन दोनों स्टूडेंट्स को भी बेल मिल गई थी। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर में निर्दोष साबित होने से पहले जेल में रहने के बाद जिंदगी का बर्बाद हुआ 1 साल इन्हें कौन लौटाएगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका। एक केंद्र शासित प्रदेश की वो पुलिस जिसके हर एक एक्शन से राजनीतिक एजेंट बन चुके होने की गंध आती है, या फिर वो सरकार जिसे मतभेद के नाम पर उठी शांतिपूर्ण आवाजें भी कानों में अनचाहे शोर की तरह गूंजती है। आखिर में एक ऐसा नाम भी है जिसको पक्ष में और विरोध में उठी आवाज़ों के बीच आपस में भी काफ़ी विवाद रहा, यानी कि हम में भी कई विवाद रहा कि कहीं इसका नाम लेकर हम विलन ना बन जाए या देश विरोधी ना बन जाए। जिसे ही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं बिहार के जहानाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर शर्जिल इमाम के बारे में। सीए आंदोलन के दौरान 28 जनवरी 2020 को अपने जिले से गिरफ्तार हुए शर्जिल इमाम पर भड़काऊ भाषण और देश विरोधी बातों के आरोपों के तहत यूएपीए और आईपीसी की कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। लेकिन जब कोर्ट में शर्जिल के खिलाफ आरोप साबित करने की बारी आई तो दिल्ली पुलिस ने ये कहते हुए अपना पक्ष रखा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि शर्जिल के देश विरोधी भाषणों के लिए जिम्मेदार पीएचडी के दौरान उनके सिलेबस की किताबें हैं। शर्जिल के देशद्रोही होने का सबूत सिलेबस की किताबों को बताया जा रहा है। वाह, क्या देश में इस तरह के कानून का आना तय हो गया है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं या इस पर हंस भी सकते हैं या फिर इसका तार्किकता के जनाजे में कांधा लगा सकते हैं। ऐसे और न जाने कितने लोग हैं जो केवल आरोपों और संदेह के आधार पर ही जेल में रहने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि ये नया इंडिया है जो कपड़े, नाम और पक्ष देखकर जाति या धर्म का फैसला कर अपने नागरिकों को न्याय देता है या उनकी सुनवाई करता है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे थे। द पंचायत के लिए इस वीडियो की स्क्रिप्ट उमेश शर्मा ने लिखा है। हमेशा की तरह कैमरे के पीछे आदित्य है। इसके आगे एक आग्रह वही रहेगा कि ये लड़ाई लंबी है जिसमें आपका सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए आगे आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।